इस कहानी की शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां हम एक स्कूल के क्लासरूम में कुछ बच्चों को देख पाते हैं, जहां उनके टीचर सभी बच्चों से अपने फ्यूचर के प्लान के बारे में पूछ रहे होते हैं। इस दौरान हर एक बच्चा अपने अपने प्लान के बारे में बताता है। इसके बाद बारी आती है रीड नाम के एक बच्चे की, जो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। वो वहाँ मौजूद बच्चों और अपने टीचर को बताता है कि वह एक ऐसी मशीन पर काम कर रहा है जो कुछ ही सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा, और वह चाहता है कि वह इसी मशीन पर काम करता रहे और उसे इम्प्रूव करे। और उसने इस मशीन पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। वहाँ मौजूद सारे बच्चे रीड की इस बातों को सुनकर उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और वहाँ बैठा हुआ टीचर भी रीड की बातों पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि शायद रीड उन सभी के साथ मजाक कर रहा है। इस कारण टीचर उसे डांट कर अपनी डेस्क पर बैठा देते हैं। हम उसी क्लास में बेन नाम के एक और लड़के को देख पाते हैं, जो रीड के इस प्लान को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उसे रीड पर पूरा यकीन होता है और उसे लगता है कि शायद रीड ने ऐसे ही किसी टेलीपोर्ट को बना लिया है, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को कुछ ही समय में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है। बेन को भी रीड के उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आने लगता है। उसी रात हम रीड को देखते हैं, जो किसी पुराने से जंक यार्ड में इलेक्ट्रिक कन्वर्टर चुराने के लिए गया हुआ था। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि यह जंक यार्ड किसी और का नहीं बल्कि बेन के फादर का ही है। बेन रीड को वहाँ पर देख लेता है। इस दौरान रीड बेन को अपना सारा प्लान बताता है। वह बताता है कि वह एक ऐसा टेलीपोर्ट बना रहा है जो फ्यूचर में हर एक इंसान के लिए काम आएगा। बेन पहले से ही रीड के उस प्रोजेक्ट के बारे में जानता था और वह उसमें इंटरेस्टेड भी था। इस कारण रीड के एक बार कहने पर ही बेन उसके उस प्रोजेक्ट में उसका साथ देने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे भी इस तरह की चीजें करना बहुत पसंद था। अब बेन और रीड दोनों ही उस प्रोजेक्ट में काम करने लगते हैं और इसी तरह से उन दोनों को 7 साल गुजर जाते हैं। इस दौरान उन्होंने उस मशीन का एक प्रोटोटाइप भी बना लिया होता है और कुछ ही दिनों बाद वह उस प्रोटोटाइप को एक टेलीपोर्ट में बदलने वाले थे, उसे कंप्लीट करने वाले थे। लेकिन इससे पहले वह एक साइंस एग्जीबिशन में जाते हैं, जहाँ पर वह दोनों अपनी उस मशीन की भी प्रदर्शनी लगाते हैं, ताकि वहाँ आए हुए साइंटिस्ट उनकी उस टेलीपोर्टिंग मशीन को देखें और वह लोग वहाँ आए हुए सारे साइंस प्रोजेक्ट में सबसे आगे रहे। इस दौरान वो दोनों वहाँ मौजूद कुछ साइंटिस्ट को अपने टेलीपोर्ट के बारे में बताने लगते हैं। वह बताते हैं कि इस टेलीपोर्ट में किस तरह की खूबियां हैं। इस दौरान वो एक डमी हेलीकॉप्टर को उस टेलीपोर्ट मशीन के द्वारा वहाँ से एक दूसरे डायमेंशन में भेज देते हैं। लेकिन वहाँ मौजूद सारे साइंटिस्ट और लोगों को ऐसा लगता है कि शायद बेन और रीड ने किसी तरह की कोई ट्रिक अपनाई है, यह कोई साइंस है ही नहीं। इस कारण उन दोनों को और उनके उस टेलीपोर्ट प्रोजेक्ट को उस साइंस एग्जीबिशन से बाहर कर दिया जाता है। बेन और रीड दोनों ही बहुत ज्यादा उदास होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके प्रोजेक्ट में अभी भी कोई ना कोई कमी जरूर है। तभी वहाँ पर हम फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं, जो उन दोनों के पास आकर उनकी उस मशीन की तारीफ करने लगता है। वह बताता है कि वह भी इसी तरह की एक टेलीपोर्टिंग मशीन पर काम कर रहा है, लेकिन उसे इस तरह की मशीन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन बेन और रीड की उस टेलीपोर्टेशन मशीन को देखकर फ्रैंकलिन समझ जाता है कि बेन और रीड बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम समय में टेलीपोर्टिंग मशीन ऑलमोस्ट बनाई ली थी। डॉक्टर फ्रैंकलिन के साथ उसकी एक स्टूडेंट सुसैन भी वहाँ आई हुई होती है। वह भी उन दोनों के इस कारनामे को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। फ्रैंकलिन इस दौरान बेन और रीड को उनकी टेलीपोर्टिंग मशीन की कुछ नेगेटिव चीजें भी बताता है। वो बताता है कि तुम्हारी इस टेलीपोर्टिंग मशीन में एक खामी है, क्योंकि तुम जब इस मशीन के द्वारा किसी चीज को दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट करते हो तो वह दोबारा लौटकर वापस नहीं आती। तुम्हें इस चीज का कोई हल जरूर ढूंढना चाहिए ताकि वह चीज वापस इसी दुनिया में आए, और अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। डॉक्टर फ्रैंकलिन बेन और रीड दोनों से ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। इस कारण वो उन दोनों को अपने इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप देता है ताकि वह दोनों उस मशीन के ऊपर काम करें। बेन और रीड बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी। वह दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च किया करते थे। उन दोनों को लगता है कि उन्हें अपनी उस मशीन को कंप्लीट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें वहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट का गाइडेंस भी मिलेगा। इसके बाद रीड और बेन अब उस इंस्टीट्यूट में आ चुके हैं और वह बहुत ही खुश हैं। अब वह अपनी उस टेलीपोर्टिंग मशीन को कंप्लीट
करने का काम शुरू कर देते हैं। इस दौरान हम रीड को देखते हैं जो सुसैन को देखकर अट्रैक्ट होने लगता है। वह उससे प्यार करने लगता है और वह उसके करीब आने लगता है। इसके बाद हमें उसी स्टूडेंट के कुछ बोर्ड मेंबर को दिखाया जाता है जो एक मीटिंग कर रहे होते हैं। इस दौरान डॉक्टर फ्रैंकलिन भी वहीं मौजूद होते हैं, जो वहां मौजूद सारे बोर्ड मेंबर को बताते हैं कि अगर हमें टेलीपोर्टिंग प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सफल बनाना है तो हमें विक्टर को वापस बुलाना होगा। विक्टर एक पुराना स्टूडेंट था जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, जो उस टेलीपोर्टिंग मशीन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, और विक्टर ही एक ऐसा स्टूडेंट था जो उस मशीन को बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता था। इस कारण डॉक्टर फ्रैंकलिन सभी बोर्ड मेंबर को बताते हैं कि हमें जल्द से जल्द विक्टर को वापस लाना होगा, जो आपसी झगड़े के कारण वहां से जा चुका है। बोर्ड मेंबर भी उसकी इन बातों को मान जाते हैं। इसके बाद विक्टर को दोबारा उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मना लिया जाता है। विक्टर भी अब उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो चुका था, जिसका हिस्सा बेन और रीड दोनों थे। उस टीम में हम जॉनी को भी देख पाते हैं जो सुसैन का भाई है। इसके बाद वो सारे लोग अब उस टेलीपोर्टिंग मशीन प्रोजेक्ट को सफल बनाने में लग जाते हैं। वह दिन रात उसी प्रोजेक्ट को लेकर काम किया करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और वह लोग उस मशीन को बनाने में पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद उस टेलीपोर्टिंग मशीन की टेस्टिंग का टाइम आता है, ताकि पता लगाया जा सके कि वह मशीन किस चीज को टेलीपोर्ट करके वापस ला सकती है या नहीं। अगर वह ऐसा कर लेती है तो वह मशीन पूरी तरह से सक्सेसफुल मानी जाएगी। इसके बाद टेस्टिंग की जाती है और एक चिंपांजी को उस टेलीपोर्टिंग मशीन के जरिए दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है, और कुछ ही देर बाद उसे इसी दुनिया में वापस लौटा भी लिया जाता है। और वहाँ मौजूद सारे लोग जिन्होंने इस मशीन को बनाया था और कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने उस मशीन को बनाने में उनकी मदद की थी, वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसी मशीन बना ली थी जो मानव दुनिया के लिए एक तोहफा थी। वह सारे लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद उस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर डॉक्टर एलन वहां मौजूद सभी लोगों को बताता है कि हमें अब इस मशीन को नासा द्वारा एक टेस्टिंग करानी होगी, ताकि वह लोग यह पता लगा सके कि इंसान भी इस मशीन के जरिए दूसरी दुनिया में जा सकते हैं या नहीं। और इस टेस्टिंग का काम डॉक्टर एलन नासा को देना चाहते हैं। वहाँ मौजूद लोग जिन्होंने उस टेलीपोर्टिंग मशीन को बनाया था, वह ये सारी बातें सुनकर बहुत निराश हो जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि उनकी इस मेहनत का सारा क्रेडिट नासा उनसे ले लेगा, और वह नहीं चाहते कि उस टेलीपोर्टिंग मशीन में उनसे पहले कोई ट्रेवल करे, क्योंकि वही लोग इस मशीन के इन्वेंटर है और वह चाहते हैं कि वही इस मानव टेस्टिंग का हिस्सा बने और वही पहले ऐसे इंसान बने जो दूसरी दुनिया में जाकर वापस लौटे हैं। इस कारण वह डॉक्टर एलन और उनकी टीम से इजाजत लेते हैं ताकि वह इस ह्यूमन टेस्टिंग को कर पाए और दूसरी दुनिया में जाकर वापस लौटे। डॉक्टर एलन उन लोगों को इस बात की इजाजत दे देते हैं। इसके बाद जॉनी, विक्टर, रीड और बेन टेलीपोर्टिंग मशीन के जरिए दूसरी दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, और सुसैन उन चारों को इंस्टीट्यूट से मॉनिटर करेगी। वह लोग उस मशीन में बैठकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच भी जाते हैं, और उस दुनिया का नाम प्लेनेट जीरो था। वहां पहुंचने पर वह चारों पूरी तरह से हैरान होते हैं, क्योंकि प्लेनेट जीरो पृथ्वी से पूरी तरह से ही बिल्कुल अलग था। वहाँ की चीजें और एटमॉस्फेयर को देखकर वह हैरान होते हैं। अब वह चारों लोग उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए थोड़े आगे बढ़ते हैं। विक्टर को पास में ही हरे कलर का लावा नजर आता है, इस कारण वह उसे छूने की कोशिश करता है। उसके छूते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण वो लोग बुरी तरह से डर जाते हैं, और इस ब्लास्ट के दौरान विक्टर उसी लावा में जा गिरता है। बेन, जॉनी और रीड तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनका एक साथी अब मारा जा चुका था। वो डरते हुए वापस उसी टेलीपोर्ट के अंदर जाने लगते हैं, ताकि सुसैन उन्हें दोबारा टेलीपोर्ट करके पृथ्वी पर बुला ले। इधर सुसैन भी उन तीनों को टेलीपोर्ट करके वापस लाने लगती है, लेकिन इस दौरान प्लेनेट जीरो पर हुए उस धमाके का असर पृथ्वी पर भी पड़ता है, और सुसैन वहाँ पर वह उस मशीन को मॉनिटर कर रही थी। उस इंस्टीट्यूट के अंदर भी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके का कारण वही टेलीपोर्ट था, क्योंकि उस टेलीपोर्ट का गेट ओपन था, और प्लेनेट जीरो में हुए उस ब्लास्ट का असर पृथ्वी पर उस इंस्टीट्यूट पर भी पड़ता है, जिस कारण वह इंस्टीट्यूट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हालांकि इस दौरान सुसैन बचे हुए अपने उन तीनों साथियों को वापस पृथ्वी पर ले आती है, लेकिन वह तीनों जो प्लेनेट जीरो से लौटकर वापस आए थे, उनकी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें होने लगती है जो उस प्लेनेट जीरो के एटमॉस्फेयर के प्रभाव का रिजल्ट था। उनकी बॉडी के मॉलिक्यूल पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। उनका डीएनए अब प्लेनेट जीरो के वातावरण के कारण पूरी तरह से बदल चुका था। इस कारण उन तीनों के अंदर एक अजीब सी पावर आ चुकी थी, और वह अब एक आम इंसान नहीं थे। उन लोगों
लोगों के पास एक अनचाही पावर आ चुकी थी। सबसे पहले हम रीड को देखते हैं जिसे बांध कर रखा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी पावर आ चुकी थी जिस कारण उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी थी। उसकी बॉडी पूरी तरह से एक रबड़ की हो चुकी थी, जिसे जितना भी खींच लो वह उतनी खींची चली जाती थी। इधर हम सुसैन को भी देखते हैं जो उस ब्लास्ट के कारण एक सुपर वुमेन में बदल चुकी है, जिसके अंदर इनविजिबल होने की पावर आ चुकी थी, जो कभी भी किसी भी वक्त कहीं से भी इनविजिबल हो सकती थी। हालांकि वो प्लेनेट जीरो भी नहीं गई थी, पर इंस्टीट्यूट में हुए उस ब्लास्ट के कारण उसके साथ ऐसा हो चुका था। सुसैन के भाई जोनी को दिखाया जाता है जिसके अंदर भी एक अजीब पावर आ चुकी थी। अब वो आग को पूरी तरह अपने अंदर समेट सकता था, जो 4000 डिग्री तक टेम्परेचर सह सकता था, और यही उसकी अजीब सी पावर थी जो उसे एक सुपर हीरो बनाती थी। इसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है जो देखने में एक पहाड़ जैसा दिख रहा था, जिसकी बॉडी ऐसी दिख रही थी मानो उसे पत्थरों से बनाया गया है। वह पूरी तरह से एक पत्थर में बदल चुका था और वह उन पत्थरों के कारण ही बहुत मजबूत भी हो चुका था, और यही उसकी एक सुपर पावर थी। उन सारे लोगों की इस पावर की जानकारी मिलिट्री और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भी थी। इस कारण उन लोगों को एरिया 57 में ही रखा जाता था ताकि वह बाहर जाकर किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचा सके और यूएस गवर्नमेंट उनकी बॉडी पर किसी तरह की कोई रिसर्च भी कर सके। इस कारण उन्हें एरिया 57 में ही रखा जाता था। इसके कुछ ही दिनों बाद हम रीड को देखते हैं जिसे अब होश आ चुका था और अब उसे भी पता चल चुका था कि उसकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आ चुके हैं, और उन्हीं सुपर पावर का यूज करके अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करके उस जगह से आजाद हो जाता है जहाँ पर उसे बांध कर रखा गया था। वो वहाँ से एक वेंटिलेशन के रास्ते आगे बढ़ता है ताकि वो उस जगह से बाहर निकल सके। इस दौरान उसे बेन नजर आता है जिसे एक दूसरे रूम में कैद करके रखा हुआ था, और रीड बेन की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा निराश होता है। वह अपने उस दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इस कारण वो बेन को बताता है कि वह उसे कुछ ही दिनों में यहाँ से छुड़ाने के लिए जरूर आएगा। वह ऐसा कहकर एरिया 57 से भाग जाता है और अपने घर पहुँचता है जहाँ पर वह किसी तरह से बेन को वहाँ से आजाद कराने का प्लान बनाने लगता है। इसके बाद हम डॉक्टर एलन को देखते हैं जो डॉक्टर फ्रैंकलिन के पास आकर उन्हें बताते हैं कि रीड उनकी केस से भाग गया। डॉक्टर फ्रैंकलिन भी इस बात से बहुत हैरान होते हैं। डॉक्टर एलन फ्रैंकलिन को बताते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रीड को दोबारा कैद करना होगा, नहीं तो वह किसी तरह का कोई नुकसान भी आम लोगों को पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके अंदर अजीब पावर आ चुकी है। डॉक्टर एलन किसी भी तरह से रीड को वापस लाना चाहते थे। इस कारण वो उसके दोस्त बेन के पास जाते हैं जहाँ वो उसकी हालत देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे अब पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में तब्दील होने लगा था। डॉक्टर बताते हैं कि अगर वह उनकी रीड को ढूंढने में मदद करेगा तो वह दोबारा बेन को इंसानी रूप दे सकते हैं। साइंटिस्ट बेन को किसी साइंटिफिक क्योर से वापस एक आम इंसान बना सकते हैं। एरिया 57 के बहुत सारे अधिकारी और कई मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रीड को अभी तक ढूंढ नहीं पाते हैं। कुछ साल गुजरते हैं और डॉक्टर एलन को दिखाया जाता है जो वहाँ के कई अधिकारियों को ब्रीफ कर रहे थे। इस दौरान वह बताते हैं कि हम लोगों के पास ऐसे 3 सुपर हीरो मौजूद हैं जो किसी भी दूसरे देश को एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं, और ये हमारी एक पावर ही है जो किसी और देश के पास नहीं है। और अब उनके तीनों सुपर हीरो बेन, सुसैन और जोनी तीनों ही मिलिट्री के साथ मिलकर कई मिशन किया करते हैं और उन्हें अच्छी तरीके से कंप्लीट भी करते हैं। तीनों अब गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही काम करते हैं और गवर्नमेंट भी उन लोगों से बहुत खुश थी। लेकिन डॉक्टर एलन उन सभी लोगों को बताता है कि हमें रीड को भी ढूंढना होगा ताकि वह लोग दोबारा टेलीपोर्ट मशीन को बना सके, क्योंकि हमें दोबारा प्लेनेट जीरो पर जाना होगा ताकि हम वहाँ मौजूद एनर्जी को वहाँ से ला सके और पृथ्वी पर मौजूद इंसानों को इन्हीं तीनों सुपर हीरो की तरह पावर दे सके ताकि वह लोग मिलिट्री के साथ मिलकर इस देश को प्रोटेक्ट कर सके। एलन का यही प्लान होता है। इस कारण वह लोग रीड को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसके अलावा कोई भी उस टेलीपोर्टिंग मशीन को नहीं बना सकता था, और अगर वो टेलीपोर्ट मशीन नहीं बनी तो वो लोग प्लेनेट जीरो से एनर्जी स्टोर करके नहीं ला सकते थे, और डॉक्टर एलन उस एनर्जी के बिना सुपर सोल्जर भी नहीं बना सकते थे। इस कारण रीड को ढूंढने में सभी लोगों को लगाया जाता है। डॉक्टर फ्रैंकलिन सुसैन के पास आते
आते हैं जो उससे रीड का पता पूछते हैं, लेकिन सुसैन फ्रैंकलिन को बताती है कि उसे रीड के बारे में कुछ भी नहीं पता। फ्रैंकलिन रीड को ढूंढने कह देते हैं और सुसैन भी उसे ढूंढने लगती है। इसके बाद हमें रीड को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से चेंज हो चुका था, जो अपना नाम पता हुलिया बदलकर एक सीक्रेट जगह पर रहने लगा था और वह इस दौरान एक टेलीपोर्टिंग सूट भी बना रहा था ताकि वह प्लेनेट जीरो जाकर बेन को ठीक करके क्योर के बारे में पता लगा सके। इस दौरान सुसैन को भी रीड के बारे में पता चल जाता है कि वह कहां पर मौजूद है। इस कारण वो इस बात की जानकारी सभी लोगों को दे देती है। इसके बाद एक मिलिट्री टीम बनाई जाती है और उस टीम में बेन को भी शामिल किया जाता है ताकि वो रीड को वापस ला सके। सभी लोग रीड के उस पते पर पहुंचते हैं। रीड को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और बेन रीड को किसी भी कीमत पर वहां से ले जाना चाहता था। इस कारण वो उसके ऊपर अटैक करता है और किसी तरह से वो लोग रीड को अपने साथ ले जाते हैं। रीड को डॉक्टर एलन द्वारा फोर्स किया जाता है कि उसे टेलीपोर्ट मशीन बनानी है, लेकिन रीड उन्हें साफ मना कर देता है। वो रीड को बताते हैं कि हमें दोबारा प्लेनेट जीरो पर जाना है ताकि वहाँ से एनर्जी कलेक्ट करके पृथ्वी पर ला सके। इससे मानव दुनिया को बहुत फायदा होगा। लेकिन रीड को इन सब बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वह तो सिर्फ अपने दोस्त बेन को ठीक करना चाहता था। इस पर डॉक्टर एलन रीड को बताते हैं कि अगर उसने टेलीपोर्टिंग मशीन बना ली और वह प्लेनेट जीरो से बहुत सारी एनर्जी कलेक्ट करके ले आए तो डॉक्टर एलन उसके साथी बेन को उसी एनर्जी के जरिए दोबारा ठीक कर देंगे। रीड उनकी यह बात सुनकर टेलीपोर्टिंग मशीन बनाने के लिए एग्री कर जाता है, लेकिन कहीं न कहीं रीड को लग रहा था कि प्लेनेट जीरो से एनर्जी कलेक्ट करना इंसानों के लिए कोई खतरा भी साबित हो सकता है। लेकिन रीड को न चाहते हुए भी अपने दोस्त बेन के लिए उस मशीन को बनाने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो टेलीपोर्टिंग मशीन को बनाने में कामयाब हो जाता है। उस मशीन के बनने के बाद डॉक्टर एलन अपने कुछ सोल्जर को उस टेलीपोर्टिंग मशीन में बिठाकर प्लेनेट जीरो के लिए भेज देते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन सोल्जर को एक अजीब सी परछाई उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। पास आने पर उन लोगों को पता चलता है कि वह परछाई विक्टर की थी। वह अभी तक जिंदा था, लेकिन उन लोगों को लग रहा था कि शायद विक्टर उस लावा में हुए ब्लास्ट के बाद मारा जा चुका होगा, लेकिन विक्टर अभी तक जिंदा था। इस कारण वो सोल्जर उसे भी उसी टेलीपोर्ट मशीन में बैठाकर वापस पृथ्वी पर लेकर आते हैं, जहाँ विक्टर को देखकर सारे लोग बहुत हैरान होते हैं कि बिना कुछ खाने पीने की चीजों के बावजूद भी विक्टर उस प्लेनेट जीरो पर अभी तक कैसे जिंदा रह सकता है। सभी लोगों को यह यकीन था कि कहीं न कहीं विक्टर के पास भी एक सुपर पावर आ चुकी होगी और वह भी एक सुपर हीरो बन गया होगा, और ऐसा ही था। उसकी पूरी बॉडी जली हुई दिख रही थी, लेकिन उसकी सांसें अभी तक चल रही थी। वो भी एक सुपर हीरो बन गया था। इस कारण डॉक्टर एलन उसके पास आकर उससे उसकी पावर के बारे में जानना चाहते हैं। वह उसे पूछते हैं कि उसकी पावर क्या है। हालांकि इस दौरान विक्टर के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। वो इस पृथ्वी को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था ताकि वह पृथ्वी को एक बार फिर से स्टार्ट कर सके। वो सभी लोगों को खत्म करने के बाद वह पृथ्वी को दोबारा शुरू करना चाहता था, और यही उसका प्लान था जो उसके दिमाग में चल रहा था, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। और थोड़ी देर बाद विक्टर उस लैब में मौजूद एलन के साथ साथ सारे साइंटिस्ट को खत्म कर देता है। वो सारे इंसानों को खत्म करना चाहता था, क्योंकि जब वह प्लेनेट जीरो पर गया था तब उसे ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई। इसी बात का गुस्सा वो पूरी पृथ्वी पर उतारना चाहता था और सभी को खत्म करके एक अलग दुनिया बनाना चाहता था। इस कारण वो रीड के द्वारा बनाई गई उसी टेलीपोर्ट मशीन की तरफ आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे डॉक्टर फ्रैंकलिन मिलते हैं, जो उसे समझाते हुए बहुत कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह गलत है, लेकिन विक्टर उनकी किसी भी बात को नहीं मानता और देखते ही देखते वह अपनी पावर से डॉक्टर फ्रैंकलिन को भी खत्म कर देता है। इसके बाद वह उसी टेलीपोर्ट की तरफ आगे बढ़ता है और उस टेलीपोर्ट में सवार होकर वापस अपनी दुनिया प्लेनेट जीरो में जाने लगता है। इस दौरान वो टेलीपोर्ट को इस तरह से यूज करता है कि वह वहाँ रखी हुई चीजें और पूरी पृथ्वी को वो टेलीपोर्ट अपने अंदर निगलने लगता है। पृथ्वी पूरी तरह से तबाह होने लगती है और इस दौरान रीड और उसके सारे दोस्त भी उसी पोर्टल के जरिए प्लेनेट जीरो की तरफ खींचे चले जाते हैं। विक्टर उस टेलीपोर्ट के जरिए पूरी पृथ्वी को निगलना चाहता था ताकि पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए और इसके बाद वह अपनी एक अलग दुनिया बनाए। इस दौरान रीड और उसके दोस्त जो प्लेनेट जीरो पहुंच चुके थे वो पृथ्वी को इस तरह से तबाह होता देख घबरा जाते हैं और वो विक्टर से मुकाबला करने का डिसाइड करते हैं। वो एक एक करके सारे लोग विक्टर के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन विक्टर जो प्लेनेट जीरो पर रहकर गया था उसके अंदर बहुत सारी ऐसी पावर आ चुकी थी जिसका सामना रीड और उसके साथी नहीं कर पा रहे थे। विक्टर उन्हें एक एक करके हर बार हरा रहा
रहा था। इस दौरान रीड को लगता है कि अगर वह लोग अलग अलग होकर विक्टर का सामना करेंगे तो वह उन्हें इसी तरह से हराएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी पावर है। इस कारण रीड और उसके सारे साथी इकट्ठा होकर विक्टर के ऊपर हमला करते हैं। इस फाइट के दौरान मौका देखकर बेन किसी तरह से विक्टर को एक जोरदार पंच मारता है, जिस कारण विक्टर वहां से सीधा पोर्टल की तरफ जाता है और वह उसी पोर्टल में फंस जाता है। वो उस पोर्टल में फंसकर बहुत कमजोर हो चुका था। इस कारण उसकी बॉडी एक ब्लास्ट के कारण पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वह पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद जॉनी अपनी फायर पावर का यूज करके किसी तरह से उस टेलीपोर्टिंग मशीन को बंद करता है, जिस कारण पृथ्वी टेलीपोर्ट होकर प्लेनेट जीरो की तरफ जा रही थी। पृथ्वी भी वहीं पर रुक जाती है और सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद रीड और उसके सारे साथी दोबारा उस टेलीपोर्ट मशीन से पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। रीड और उसके साथियों को यूएस गवर्नमेंट द्वारा एक बेस दिया जाता है, जहां पर रहकर वह अपनी पावर को टेस्टिंग और उनमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। और सारे सुपर हीरो डिसाइड करते हैं कि वह लोग अब किसी तरह की कोई रिसर्च का हिस्सा नहीं रहेंगे, उनकी पावर को सिर्फ और लोगों की भलाई के लिए यूज करेंगे। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।